नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। हम जहाँ पर भी रहते, जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर बसते हैं, वहाँ की हिस्ट्री जानना हमारी एक हॉबी होती है, इंटरेस्ट होता है। और हम फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो हम हमेशा जानना चाहेंगे कि फार्मेसी का इवोल्यूशन या फार्मेसी आया कहाँ से, या फार्मेसी पहले कैसा था। तो इसी के चलते ये मेरा एक स्पेशल लेक्चर है जो काफ़ी यूज़फुल रहेगा फार्मेसी फील्ड से जुड़े हुए टीचर्स, स्टूडेंट्स या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा हमारे फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स को कि ये लेक्चर अपने स्टूडेंट्स को अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान दिखाया जाए, ताकि बच्चों को, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फार्मेसी की हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा और टीचर्स को भी काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो मैं हूँ डॉक्टर जिगर व्यास, फार्मेसी मेंटर, और आज मैं आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करूँगा एक छोटी सी स्टोरी लेके कि फार्मेसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है। जी हाँ दोस्तों, जब से इंसान धरती पर आया है और उसने सिविलाइजेशन स्टार्ट किया है, एक सभ्यता बनाना शुरू किया है, तब से उसने अपने आसपास के जो भी जीव जंतु प्राणी जगत या नेचुरल रिसोर्सेज में जो कुछ था उससे सीखना चालू किया। और वहाँ से उसने अपने को होने वाली उस बीमारियों का या उस परेशानियों का हल निकालना उससे शुरू किया। तो उसने पहले ही सीख ली कुदरत से, प्रकृति से। वैसे देखा जाए तो 50,000 साल से भी पुराना एक इतिहास है कि जब इंसान, ह्यूमन या होमोसेम्पेन, कुछ औषधियों के बारे में जानकारी रखता। इससे आगे थोड़ा देखें तो स्टोन पे लिखा हुआ एक लेख हमारे पास ब्रिटिश म्यूजियम में एज एविडेंस पड़ा है, जो कि 3700 BC यानी तकरीबन 5700 साल पुराना है। बेबीलोनिया से मिले कुछ एविडेंस बताते हैं कि 2600 साल ईस्वी सन 2600 BC यानी 4600 ईयर्स बिफोर बेबीलोनिया में भी औषधियों का अच्छा खासा ज्ञान हुआ करता था और वो लोग लोगों का इलाज किया करते थे। अगर भारत की बात करें, हमारे माइथोलॉजी की बात करें, तो भगवान विष्णु और उनके अवतार माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी, जो कि गॉड ऑफ मेडिसिन की तरह हम उनको जानते हैं, भगवान धन्वंतरी के हाथ में जो कि अमृत का कलश है, आयुर्वेद का ग्रंथ होता है, एक हाथ में औषधियाँ होती है और वो कल्याणकारी स्वरूप में होते हैं। भगवान धन्वंतरी के ही प्रेरणा से दो महान ऋषि, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुता, जिन्होंने औषधियों के बारे में काफ़ी विस्तार से अध्ययन करके बहुत सारी औषधियाँ, 1000 से भी ज़्यादा, जिनका अध्ययन करके पुस्तक के रूप में उनको डॉक्यूमेंटेड किया। और उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक बहुत ही महान ग्रंथ, जो हमारा प्राइड है, प्राइड ऑफ इंडिया, आयुर्वेदा हमारे पास। और इसी आयुर्वेदा बाद में एशिया और यूरोप में फैला, और जहाँ से हमारा औषधि ज्ञान आयुर्वेदा के रूप में बाकी और कंट्री और रीजन तक पहुँचा। आयुर्वेदा इज़ अ साइंस ऑफ लाइफ, और आज के दिनों में आयुर्वेदा पूरी दुनिया में एक स्वीकृति के तौर पे माना जाता है। 3000 से भी ज़्यादा साल से हम हिंदुस्तानी तो इसका इस्तेमाल करते ही है, पर आज दुनिया के 1/5 यानी 20% से भी ज़्यादा लोग पूरे विश्वास या पूरे भरोसे से आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं। और आयुर्वेदिक के बेस फार्मा कंपनियां या हर्बल कंपनियों का मार्केट दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है। आप देख सकते हो पतंजलि और ऐसे कई सारे संस्थान बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। विस्तार से स्टडी की जाए, अगर हम बताएं, सुमेरियन संस्कृति या सिविलाइजेशन में 4000 BC यानी 6000 साल पहले वहाँ के जो लोग, जो केव्स या गुफा में रहा करते थे, उनका मानना था कि बीमारियाँ एक दुष्ट आत्मा, डेमोन्स की वजह से होती थी, और इसीलिए उनका इलाज कराने
वो पृष्ठ या पादरी के पास जाया करते थे, और पादरी अपने आसपास की मौजूद चीज़ें जैसे कि लीव्स, मड, कूल वाटर या कुछ ड्राई क्ले, इन्हीं सारी कुछ वस्तुओं से, चीज़ों से वो लोगों का इलाज किया करते थे। बेबीलोनिया भी एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता रही है जिन्होंने मानवता के विकास में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, और तब भी तकरीबन यही माना जाता था कि बीमारियां स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन से होती हैं, और प्रिस्ट जो कि फिजिशियन और फार्मासिस्ट सबका काम करते थे। तब के लोगों ने क्ले को यूज़ करके एक क्ले क्यूनिफॉर्म नाम की टैबलेट बनाई थी, जो आज की टैबलेट से कुछ मिलती जुलती थी, और जिसमें दवाइयाँ मिला के वो लोगों को दिया करते थे। और ये एविडेंस हमें मिल रहे 2000 BC, यानी तकरीबन 4000 साल पुराने। चाइना भी तब डेवलपमेंट में पीछे नहीं था। तकरीबन उसी टाइम में 2000 BC में चाइना के एम्परर शेन नंग, जिन्होंने औषधियों और हर्बल वनस्पतियों का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, और कुछ 365 से भी ज़्यादा वहाँ उगने वाली, यानी इंडिजिनियस टू चाइना, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स का उन्होंने ज्ञान इकट्ठा करके एक किताब लिखी, पुन टी साव जिसे बोलते हैं, जो कि एक फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में माना जाता है, और हर्बल बुक के रेफरेंस में उसको जाना जाता है। इसके बाद एक इतिहास बन गया जब जॉर्ज एबर्स, जिन्होंने इजिप्ट की संस्कृति में पैदा होकर पेपिरस नामक एक किताब लिखी, जिससे वो जाना जाता है एबरस पेपिरस, और ये सन 1500 BC की बात है, जब आज के टाइम में भी कहा जाता है कि इट इज़ द मोस्ट नोन, बेस्ट नोन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल रिकॉर्ड फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री। पेपिरस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध है, जो कि पेपिरस एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, और ये हियरेटिक इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसमें मिल जाता है, जिसमें आप कुछ भी बोलो, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड, हेयर, बाइट्स और बहुत सारी। और आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो कैसे लिखा गया है, उसकी ओरिजिनल फोटो है। एबरस पेपिरस में 800 से भी ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मूलाज दिए गए, जिसमें 700 से भी ज़्यादा बहुत ही अच्छी औषधियों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर न सिर्फ नाम पर उनकी मात्रा यानी क्वांटिटीज़ भी दी गई है, यानी इस हिसाब से एबरस पेपिरस इसके पहले लिखे जाने वाले सारे एविडेंस या रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में यूज़ करना है वो भी लिखा गया है। और आज के काफ़ी सारे मॉडर्न फॉर्मुलेशन जैसे कि सपोजिटरी, इन्हेलेशन, ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स, लोशन, इनका रेफरेंस आपको एबरस पेपिरस में मिल जाता है। एबरस पेपिरस एक रोल्ड टाइप बुक, जैसे पहले महाराजा यूज़ किया करते थे, रोल पेपर, 22 यार्ड्स लॉन्ग, बहुत ही लंबा, एंड 12 इंच, तकरीबन 1 फीट चौड़ा एक बुकलेट, ऐसा जो पिक्चर में दिख रहा है वैसा बुकलेट था। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेसिपीज़ और कलेक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। और बहुत सारे तो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो हम डिकोड नहीं कर पाए, जिसको समझ नहीं पाए, इसी की वजह से अभी भी उसको पढ़ना, डिकोड करना बाकी है। आगे फ्यूचर में और भी बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन या प्रिस्क्रिप्शन मिल सकते हैं। आज यूज़ होने वाले वाइन, बियर, विनेगर, ईस्ट, टर्पेंटाइन, फिक्स, कैस्टर ऑयल, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है, ये सब जानकारी आपको पेपिरस से मिल जाती है। तो इजिप्शियन लोगों ने जो काम किया है उस ज़माने में बहुत ही बढ़िया काम किया था। एक और थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है वहाँ से, इजिप्शियन राजा और उनकी जो प्रतिकृति, जो कि पिक्चर तब वो बनाया करते थे सिंबॉलिक तौर पे, और उनकी आँख जैसे बनती थी, जो आइज़ ऑफ फोरोज का जो सिंबल है वो सबसे पहला बताया गया है। दूसरा वाला सिंबल है द सिंबल ऑफ जुपिटर, जो कि ग्रीक लोग मानते थे कि जुपिटर इज़ अ गॉड ऑफ फीलिंग, और इन दोनों के पिक्चर को मिलाकर आज का जो RX सिंबल है वो बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद सबसे लंबी हिस्ट्री या कुछ योगदान रहा है तो ग्रीक लोगों ने, सबसे बड़ा योगदान ग्रीक लोगों का रहा है। थोड़ा पुराने हिस्टोरिकल फार्मेसी को थोड़ा आधुनिक टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन जाने में ग्रीक लोगों का बहुत बड़ा योगदान।
सबसे बड़े कैरेक्टर इसमें माने जाते हैं हिप्पोक्रेट्स, जो कि ग्रीक में 600 बीसी में उनका जीवन काल था, और उन्होंने बीमारियों को और दवाइयों को साइंस के तौर पे मानना चालू किया। तो उन्होंने साइंस और माइथोलॉजी के बारे में लॉजिकली सोचना चालू किया, और उन्होंने ही ये बताया कि बीमारियां और महामारियां, उनके पीछे कोई लॉजिक होता है। यानी ये कोई दुष्ट आत्मा या दुष्ट प्रभाव या स्पिरिचुअल या सुपर नेचुरल इवेंट्स नहीं है, ये कोई नेचुरल इवेंट्स है जिनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। इसीलिए दवाइयों को भी बैड स्पिरिट न मान के वो एक औषधियाँ है जो उनका इलाज करती है, उनका मानना था। इनकी ऐसी बहुत सारी थियरीज और ऐसी बहुत सारे उन्होंने जो लिखा, जो योगदान किया, उनकी वजह से आज हम उनको फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं। और हर फिजिशियन, डॉक्टरी का अभ्यास करने वाला हर स्टूडेंट ये जानता है कि सबसे पहले उसको एक ओथ लेनी होती है इस प्रैक्टिस में आने से पहले, जिसको बोलते हैं ओथ ऑफ हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट की एक थियरी है, थियरी ऑफ ह्यूमर, जो कि आज के हमारे भारतीय सभ्यता के हिसाब से जो हम मानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, उसी से मिलता जुलता उनका ख्याल था कि हमारी अच्छी हेल्थ के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है, जिसमें ब्लड, फ्लीगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, जो कि हम हवा, पानी, धरती और आग बहुत अच्छा मेल खाता है। उन्हीं के तुरंत बाद 7th सेंचुरी में ग्रीक में एक बहुत बड़े विज्ञानी बोलो या ऋषि बोलो हो गए थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया करते थे। इसलिए लोग उन्हें गॉड ऑफ हीलिंग मानते थे, जिनका नाम था एस्क्लेपियोस। लेकिन उनका नाम आगे चलते चेंज होता होता अपोलो बन गया, यानी अपोलो इज़ नोन एज गॉड ऑफ हीलिंग। तो आज भी अपोलो नाम बहुत ही फेमस है। ग्रीक में एक और वैज्ञानिक उस समय के हो गए जिन्होंने हर्बल औषधियों के बारे में, वो उनके कल्टीवेशन, कलेक्शन और वो उनका कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छा अध्ययन किया, स्टडी किया और किताबें लिखी, मतलब डॉक्यूमेंटेड किया। और उन्हीं के वो रेफरेंस आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है थियोक्रेटस। इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ, और ये समय था तकरीबन यीशु ख्रिस्त का जीवन काल, यानी 40 to 90 AD। डिस्कोराइड्स, जिन्होंने पूरे वैज्ञानिक तरीके से सोचना चालू किया कि दवाइयाँ क्या होती है, बीमारियाँ क्या होती है, और अपना जो ज्ञान था जड़ी बूटियों का या औषधियों का ज्ञान, उन्होंने एक किताब में अच्छे से विस्तृत रूप से लिखना चालू किया, जो किताब का नाम है द मटेरिया मेडिका, जो कि आज का जो हम फार्माकोपिया है, जिस हिसाब से फार्माकोपिया यूज़ करते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट उस ज़माने में मटेरिया मेडिका था। ये किताब कुछ 600 से भी ज़्यादा हर्ब्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देती थी, जो 6 अलग अलग वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, जिसको आज का फार्माकोपिया बोला जाता है। और अगले 1500 साल तक, समझिए अगले 1500 साल तक यही किताब एक रेफरेंस बुक के तौर में जानी जाती थी, जब तक कि आज का मॉडर्न फार्माकोपिया बनाने की शुरुआत यूरोप में हुई, तब तक मटेरिया मेडिका एक आदर्श बुक मानी जाती है। अब चलते हैं रोम में। इसी समय रोम में भी कुछ हलचल थी, बहुत ही ज़्यादा विकास होने लगा था। गैलन, जिनका जीवन काल 130 और 200 के करीब हुआ था, इज नोन एज एक्सपेरिमेंटर इन ड्रग कंपाउंडिंग, एक बहुत बड़े फिजिशियन, सर्जन एंड फिलोसोफर रह चुके हैं। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग मेडिसिनल एजेंट की थियरी दी, यानी दवाइयों को कैसे इकट्ठा किया जाए। उन्होंने हर्बल मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट करने का, प्लांट में से एक्सट्रैक्ट करने का बहुत सारे मेथड्स दिखाई, और उनका मानना था कि ह्यूमरल बैलेंस, बॉडी के अंदर का जो ह्यूमरल के केमिकल या हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने से बीमारियां होती है, तो उसके अपोजिट नेचर की कोई औषधि दी जाए तो उससे ठीक किया जा सकता है। गैलन ने एक बहुत ही अच्छी
जिसको मैजिकल रेमेडी बोली जा सकती है, ऐसी एक फॉर्मूला बनाया था जिसको वो कहते थे थेरिया, जिसमें 64 से भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हुआ करते थे और इससे वो हर उस बीमारी या डिसीज़ का इलाज किया करते थे और ज़्यादातर पॉइजन का एंटीडोट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया था। और इसीलिए इसे पैनेसिया, वर्चुअल पैनेसिया कहा जाता है, जो कि क्योर फॉर ऑल, कुछ भी ठीक कर सकते हैं। और यही उस समय में उनको बहुत फेमस कर दिया और आज भी हम गैलन के कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। रोम में उसके तुरंत बाद डेमियन एंड कॉस्मस, ये नाम के दो भाई बहुत ही प्रचलित थे, क्योंकि उनमें से डोमियन एक फार्मासिस्ट थे एंड कॉस्मस एक फिजिशियन थे। दोनों ने मिलकर बहुत चमत्कार किए थे, काफ़ी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज किया था और लोगों को काफ़ी बीमारियों से बचाया था। तब बात होती है अरब वर्ल्ड। अरब में भी यही डेवलपमेंट आगे बढ़ता था। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस उन्होंने सोचे, देखे और प्रिपेयर किए और उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट किया। अरब लोगों ने ना सिर्फ अपने फॉर्मूलाज को डॉक्यूमेंट किया, लेकिन जो ग्रीक और रोमन का विजडम था, उनका जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मूला थे, उनको भी लेके अच्छे से संभाल के अपना ज्ञान उसमें डाल के एक नया, और आज का जो बोल सके कि आज जो मॉडर्न साइंस हिसाब से, उस हिसाब से नए नए फॉर्मूला प्रिपेयर किए थे और कुछ तो हम आज भी यूज़ करते हैं। इन्हीं के चलते बगदाद में सन 792 में दुनिया की सबसे पहली एपोथेकेरी शॉप, जो कि आज की फार्मेसी शॉप है, वो खुल गई थी। अब बात करते हैं इब्न सीना की, जो कि इंटेलेक्चुअल जायंट रह चुके हैं अरब वर्ल्ड के, और वो एक बहुत बड़े फिजिशियन, पोएट, फिलोसोफर और डिप्लोमेट थे। उन्होंने कैनन मेडिसिना नाम की एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने ग्रीक, अरब और रोम जगत के उस समय जो भी ज्ञान था, जो भी औषधियों के बारे में जो जानते थे, सब मिला के एक बुक लिखी थी और एक बहुत अच्छी बुक थी। और इनके इसी योगदान के कारण उनको पर्सियन गैलन, मतलब गैलन जितने ही वो इम्पोर्टेंट थे, तो पर्सियन गैलन एक नाम दिया गया था, उपाधि दी गई थी। अब फार्मेसी और मेडिकल फील्ड साथ साथ चल के इतना ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, दोनों का ज्ञान भंडार इतना बढ़ चुका था कि लोगों को लगने लगा कि मेडिसिन यानी डॉक्टर एक अलग काम है और फार्मासिस्ट का एक अलग रोल है। और इसी के चलते सन 1240 में जर्मनी के राजा फेडरिक II, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया जो हमारे आज के हिस्ट्री में जाना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ फार्मेसी। इसी के तहत उन्होंने 3 बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें समझाई। पहली, द फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, इट शुड बी सुपरवाइज ऑफिशियली, एंड a person who is practicing pharmacy should take an oath to prepare drugs reliably according to the skilled art and having suitable quality। तो ये चीज़ तब समझ में आई फार्मेसी का इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे ऐसे फार्मेसी अलग भी होने लगे और उनकी संख्या, उनकी मात्रा बहुत बढ़ने लगी, तो उनकी अलग एक सोसाइटीज़ भी फॉर्म होने लगी थी। वैसे ही एक यूरोपियन सोसाइटीज़, जो कि एपोथेकेरी सोसाइटीज़ थी, उन्होंने मिलके अभी तक का जो ज्ञान था, जो कि रोमन हो या ग्रीक हो या अरब हो या यूरोप में जो भी डेवलप हुआ हो, उन सब का थियरी, उनकी आइडियोलॉजी, वो सब क्या है, वो अध्ययन करके सोच समझ के परख के उन्होंने अपना एक नया, जिसे बोलते हैं मॉडर्न डॉक्यूमेंटेशन बनाया। और इसी दौरान कुछ अलग कंटेम्प्रेरी बिलीव्स भी आगे आए और इन्हीं के चलते नए फील्ड भी मिले, जैसे कि होम्योपैथी इसी दौरान ओरिजिन में आया था। फार्मेसी के बहुत सारे प्रोफेशंस अलग अलग आने लगे थे, डेवलप होने लगे थे। तब सन 1500 में पैरासेल्सस नाम के बहुत बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने भी फार्मेसी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और उनकी सोच थी, जो उन्होंने 2 बहुत बड़े आइडियाज़ दिए। पहला, डिसीजेज माइट बी लोकलाइज टू सम ऑर्गन, मतलब बीमारियां
किसी ऑर्गन से या ऑर्गन में ही सीमित हो सकती है और उनका इलाज कोई केमिकल एजेंट देके किया जा सकता है। ये उनका पहला विचार। दूसरा विचार कि कुछ प्लांट, कुछ औषधियों में ऐसे छोटी मात्रा में केमिकल या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनमें से टिंचर या एसेंस बनाया जा सकता है और उनको दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, यही विचार आगे जाके फार्मास्यूटिकल फील्ड की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी बन गई और आज हम जो भी दवाइयाँ बनाते हैं उनके पीछे यही विचार है। तो यही एक बहुत बड़ी बात थी जो आगे जाके मॉडर्न फार्मेसी और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक विचार या एक सोच बन गई। दोस्तों, ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। आगे मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न फार्मेसी, यहाँ से लेके आगे फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे है। तो जुड़िए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर कीजिए। आपका यही प्यार हमें मोटिवेशन देता है और अच्छे और नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।